तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बैटल खत्म हो चुका था और मूलचंद इसे जीत चुका था। अब आगे वांग जुआनजी हो या इसके फादर या बाकी बीस्ट क्लैन के लोग, इनके पास कहने को कोई शब्द नहीं था और जिन्हें अब मूचेन पर डाउट भी था पहले, वो क्लियर हो चुका था। दूर में देखा जाए तो अंकल टियान हुआंग और इनके क्लैन के लोग इस समय बाकी खुश थे और ये फिर से सेम बात दोहराते हैं कि नाइनिदर का यह सौभाग्य है कि ये मूचेन को जानती है, क्योंकि इन्हें याद आता है कि पास्ट में इनके क्लैन के बहुत सारे लोग इनका वो जो ब्लड लाइन बॉन्ड है उसके लिए मूचेन को दिक्कत देना चाहते थे। मूचेन ने फिलहाल वांग जुआनजी से वो जो 3 पैलेट्स थे यानी कि 60% ब्लड पैलेट्स वो भी ले लेता है और इसका अंदाजा था कि इसकी मदद से इसके बॉडी में जो फिनिक्स और ड्रैगन की ऑरा है शायद अब वो भी पूरी तरह से इवॉल्व कर सकते हैं। अब इधर मूचेन और कॉन्गलिंग काफी खुश थे, पर पीछे से ये मूचेन को आवाज देती है, यानी ये पीकॉक क्लैन वाली लड़की। पर मूचेन समझ रहा था कि तुम लोग तो यहाँ से निकल रहे थे और मूचेन फिलहाल इससे कहता है कि मैं अब निकल रहा हूँ। इशारा सीधा था कि तुम लोगों को ब्लड पैलेट्स मिलने वाला नहीं है। कॉन्गलिंग निराश हो जाती है और फाइनली इसे यहाँ से निकलना पड़ता है। मूचेन और नाइनिदर भी अब बाहर आ जाते हैं। अब जब ये बाहर आता है तो बहुत सारे टॉप पावर्स इसे देख रहे थे और पीछे से एक आवाज भी आती है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से चले जाओगे। ये थे फेनिक्स क्लैन के एक एल्डर, पर तभी तुरंत ही फेनिक्स किंग उसे रोक देते हैं। इन्हें मालूम था और ये रूल से ही चलते थे। दूसरी बात कि मूचेन की मॉम भी है, तो फालतू में पंगे क्यों लेना। मूचेन भी समझ जाता है ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसकी माँ काफी पावरफुल है, नहीं तो ये लोग ये मानते नहीं। फिलहाल ये दोनों नीदरबर्ड क्लैन के लिए निकल जाते हैं। क्लैन में आते ही नीदरबर्ड भी अपने कल्टीवेशन में चली जाती है और वही मूचेन भी, ये भी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और इसके पास जो ऑरा थी ड्रैगन और फेनिक्स की, इसके लिए ये ब्लड पैलेट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। और आसपास की सुरक्षा के लिए क्लैन लीडर ने एक बैरियर भी लगा दिया था ताकि कोई इन्हें फील न कर पाए और परेशान न कर पाए। मूचेन भी इधर हैंडसेल्स बनाता है और इसके बॉडी से ड्रैगन और फेनिक्स बाहर निकलते हैं। इधर समय बीतते जाता है और जिस माउंटेन पे नाइन इधर बैठी थी वहां पे ब्लैक फ्लेम्स स्पेस में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस भी अब आने लगे थे। मूचेन को समझ में आ जाता है कि लग रहा है नाइन इधर का आखिरी स्टेप है, इसके बाद ये भी हेवनली सॉवरिन लेवल में एंटर कर जाएगी और ये भी अपने प्रयास को काफी तेज कर देता है। इधर नाइन इधर के ऊपर अब वो जो थंडर टर्बुलेशंस थे वो भी गिरने शुरू हो गए थे। टियान हुआंग अंकल इस समय काफी टेंशन में थे क्योंकि बहुत सारे बीस्ट जो कि टर्बुलेशन को झेल नहीं पाते हैं वो मारे भी जाते हैं। टर्बुलेशंस धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और स्पेस में ब्लैक फ्लेम्स के साथ एक काफी बड़ी चिड़िया देखने को मिलती है जो कि मानो अपने पावर से हेवेंस को भी निगल सकती है। और जो प्रेशर था उसे ये लोग भी यानी कि नीदरबर्ड क्लैन के लोग भी फील करते हैं। मूचेन समझ चुका था कि नाइन इधर फाइनली अब इवॉल्व हो चुकी है और एक डिवाइन बीस्ट जिसे कि हम प्रीमोर्डियल अनडाइंग बर्ड भी कहते हैं वो ये बन चुकी थी। इधर मूचेन खुश हो ही रहा था तभी इसके स्पेस के ऊपर भी ब्लडी क्लाउड्स जम चुके थे। क्लैन लीडर टियान हुआंग और बाकी लोग काफी खुश थे, पर तभी इनकी नजर सामने के स्पेस पर पड़ती है जहां पर ब्लडी ऑरा पूरी तरह से इकट्ठा हो चुका था। ये लोग भी सरप्राइज थे कि ये क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि डिवाइन बीस्ट वगैरह का जो इवोल्यूशन होता है, हालांकि होता धीरे है पर जब होता है तो काफी तेजी से इनकी रैंकिंग बढ़ती है। तो नाइन इधर का रैंक हेवनली सॉवरिन के लेट फेज में जा चुका था स्पिरिचुअल ग्रेड के। अब ये लोग भी काफी खुश इसलिए भी थे कि इनके नीदरबर्ड क्लैन को कोई सप्रेस नहीं कर सकता। हालांकि जब वो बिजलियां चमकने लगती है तो इन्हें स्पेस में 2 ब्लडी एग्स दिखते हैं और उनसे भी जो प्रेशर निकल रहा था ये फील करके हैरान थे। इधर मूचेन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अगर कोई भी विश को इवॉल्व होना है तो उन्हें खुद से होना पड़ता है, एक्सटर्नल सपोर्ट उन्हें दिया नहीं जा सकता। मूचेन बस ये उम्मीद लगा के था कि दोनों फिनिक्स और ड्रैगन इस थंडर टर्बुलेशन को झेल पाए। पहला अटैक जब इन्हें एक्स पर गिरता है तो इन्हें ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। धीरे धीरे कई सारे थंडर टर्बुलेशन ये दोनों एक्स झेल चुके थे और इनमें अब क्रैक्स भी आने शुरू हो चुके थे। फाइनली एक एक्सप्लोजन होता है, गोल्डन लाइट चमकती है और एक ड्रैगन जो कि काफी बड़ा था ये बाहर निकलता है और दूसरी तरफ एक फिनिक्स, इसकी भी ऑरा मानो गोल्डन हो और एक फिनिक्स क्राई स्पेस में सुनने को मिलती है। क्लैन लीडर टियान हुआंग जब ये देखते हैं तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स और वो भी हेवनली सॉवरिन लेवल पे। एल्डर लू भी शॉक्ड थे कि यार ये बंदा मूचेन, इसके पास रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स की ऑरा कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसी ऑरा रॉयल फैमिलीज में पाई जाती है यानी जिनका ब्लड लाइन एकदम प्योर होता है और इनका पावर लेवल ये गॉड ग्रेड के हेवनली सॉवरिन थे। मतलब पहली बार ये ब्रेक थ्रू करते हैं और सीधा गॉड लेवल में एंटर कर जाते हैं। अगर डिवाइन बीस्ट से कोई पूछे कि तुम्हारी ऑरा इतनी तेजी से क्यों बढ़ती है तो ये ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मूचेन इधर खुद भी सरप्राइज था
क्योंकि इसके जो दो बीस्ट थे अब इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। हालांकि इन दोनों बीस्ट में कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं था, क्योंकि मूचेन ने इन्हें कल्टीवेट किया था। अब ये दोनों बीस्ट जब मूचेन के करीब आते हैं तो जो ड्रैगन था वो एक छोटे से सांप में बदल जाता है और मूचेन के शोल्डर पे आके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स भी एक छोटी सी बर्ड बन के इसके शोल्डर पे बैठ जाती है और मूचेन एक मिस्टीरियस पावर, एक कनेक्शन इन दोनों से अपनी बॉडी में फील करता है। इधर वहीं नाइन निदर जो कि खुद में एक ब्लैक फिनिक्स थी, वो भी अब पहले जैसी फिर से हो जाती है, यानी कि ह्यूमन शेप में आ जाती है। पर जो इसकी ऑरा थी पहले से काफी मजेस्टिक हो चुकी थी, कोई देखे तो देखता रह जाए। हालांकि अभी भी पहले जैसी कोल्ड थी, लेकिन चेहरे पर एक रॉयल्टी आ चुकी थी। इधर नाइन निदर भी मूचेन की तरफ देखती है। मूचेन हंसने लगता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, नाइन निदर कितना भी इवॉल्व कर जाए, ये दोनों एक दूसरे के लिए वही नाइन निदर और मूचेन थे। समय बीतते जाता है, इधर सीन शिफ्ट होता है और टियानलुओ कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। मूचेन यहाँ पर नाइन निदर के साथ वापस आ चुका था और मंडेला काफी गुस्से में थी। इसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे लाकर दे देती है कि इन्हें पढ़ो और अप्रूव करो। मूचेन कहता है, यार मुझे तुम कौन से काम में लगा रही हो? मंडेला हंसती है और कहती है, क्योंकि तुम स्टेट मास्टर हो तो ये सब चीजें तो तुम्हें जाननी ही पड़ेंगी। मूचेन अब इसे समझाता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर काफी बर्डन है, और मूचेन जानता था कि मंडेला ये जानबूझ के कर रही है। वही दूर से नाइन निदर और एंसेस्टर जुआनटियान ये दोनों हंस रहे थे और मूचेन इससे कह देता है मंडेला से, ठीक है मैं हार गया। फिलहाल मंडेला अब मूचेन को इनके मूव स्टेट का कितना प्रॉफिट है, यानी कि कितने ज्यादा ये स्पिरिचुअल लिक्विड्स बनाते हैं, वो दिखाती है। मूचेन हैरान था, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी मंडेला इसे लुक देती कि इसका 50 या 60% तो तुम ले लेते हो, 20% या 30% के आसपास एंसेस्टर जुआनटियान, तुम्हारी आर्मी भी अलग से, तो बाकी लोगों का क्या होगा? और अगर हमें अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है तो हमें हेवनली सॉवरिन चाहिए, और अगर हेवनली सॉवरिन चाहिए तो हमारे पास एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉवरिन स्पिरिचुअल लिक्विड्स प्रोड्यूस कर सकें। मूचेन मंडेला का इशारा समझ जाता है। इसका कहना यह था कि अब हमें खुद को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और ये कहती है क्योंकि नाइन निदर भी अब सॉवरिन लेवल पे जा चुकी है तो उसे भी अब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर नाइन निदर मना करने लगती है। मंडेला इससे कहती है ये यहाँ का रूल है, और ये बताती है कि फिलहाल हम बस टियानलुओ कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में हैं, और जो बाकी टॉप फोर्सेस हैं वो हमें एक्सपैंड नहीं होने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में शायद वो अटैक भी कर दे। मंडेला यहाँ पर एक स्क्रॉल निकालती है और बाकी जो टियानलुओ कॉन्टिनेंट में टॉप पावर्स हैं उनके नाम दिखाती है, जैसे कि माउंट डानयांग, मिस्टीरियस इन सिटी, पर्पल लाइटनिंग सेलेस्टियल सेक्ट, व्हाइट टाइगर गॉर्ग और घोस्टली स्पिरिट क्लैन, और वहाँ के लीडर्स के नाम भी थे यहाँ पे। शुरुआत के जो 4 हैं वो तो गॉड ग्रेड के हेवनली सॉवरिन है, और आखिरी वाले घोस्ट एम्परर वो गॉड ग्रेड के मिड लेवल के हेवनली सॉवरिन है। मूचेन हैरान था कि यार पहले तो हमारे टियानलुओ कॉन्टिनेंट में कोई हेवनली सॉवरिन था नहीं, अब इतने सारे कैसे आ रहे हैं? मंडेला का इशारा वही था कि पहले हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं थे तो इन लोगों को भी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, पर अब सबके अंदर वो कॉम्पिटिशन की भावना जग चुकी है। जो लोग इन्हें बाहर से सपोर्ट करते थे अब वो वापस आ चुके हैं। हालांकि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुमने बुदुर एंसेंट क्लैन को भी हराया था, और तुम्हारी माँ के पोजीशन के बारे में भी उन्हें पता है, इसलिए वो लोग अभी तक अटैक नहीं किए हैं। लेकिन मुझे जैसा समझ में आ रहा है वो लोग एक अलायंस बना रहे हैं। मूचेन का भी यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था कि अपनी माँ से हेल्प ले, क्योंकि मूव स्टेट को इसने एकदम छोटे से एक तरह से बड़ा किया था और इसे ये अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही बिल्ड करना चाहता था। मूचेन मंडेला से कहता है, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं इन सभी को यहाँ से पीछे खदेड़ दूंगा। मंडेला लेकिन कहती, लेकिन तुम्हारे पास अब समय नहीं है, और ये बताती है कुछ समय पहले मुझे न्यूज़ मिला है कि वो लोग अलायंस बना चुके हैं, जिससे कि उन्होंने टियानलुओ अलायंस नाम दिया है, और वो हमारे खिलाफ ही डील करने के लिए बनाया गया है। ये बात कर ही रहते हैं तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है, जिसको कि शायद मंडेला ने इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था, और वो जैसे ही बताता है इन सभी का चेहरा उतर जाता है कि 3 दिन बाद वो लोग टियानलुओ सिटी में एक मीटिंग रख रहे हैं और तुम्हें इनवाइट किया है। मूचेन समझ चुका था कि शायद वो लोग मुझे वहां पर सप्रेस करने को देखेंगे, पर इसके चेहरे पर एक स्माइल था कि उनके पास गट्स है, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ। फिलहाल मूचेन मंडेला को कहता है कि उनका इन्फॉर्मेशन निकालते रहो। इधर एक दिन बीत जाता है और नाइन निदर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल चुकी थी, और ये मूचेन को बताती है कि मुझे जितना पता चला है माँ एंसेंट क्लैन के लोग शायद इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये नाम सुनते ही चाहे वो एल्डर जुआनटियान हो या मंडेला हो या मूचेन, ये सभी सोचने लगते हैं कि यार हमने महा एंसेंट क्लैन से तो कोई दुश्मनी की नहीं, ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं। मूचेन तभी स्माइल करता है और बताता है प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी के बारे में कि वो जो महायु है
उसके पास भी मॉर्टल बॉडी है, तो शायद इसीलिए वो मुझे टारगेट कर रहा है। और वो जो कंपटीशन है वो 6 महीने बाद है। अब क्योंकि मंडेला को इमॉर्टल एम्परर के बारे में पता था, तो ये बताती है कि यार वो बॉडी उन्होंने तो बस महा इंसेंट क्लैन को रखने को दिया था। ये लोग सच में काफ़ी वीसीएस लोग हैं, क्योंकि प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी जो वर्ल्ड के टॉप 5 बॉडीज हैं उनमें से एक है और इसकी रैंकिंग 4थे नंबर पर है। मूचेन इधर बाकी लोगों से इन्विटेशन भिजवा देता है कि ठीक है, अलायंस वालों को बता दो कि हम आ रहे हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है टियानलुओ सिटी के हेडक्वार्टर में। टियानलुओ अलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राउंड टेबल में एक सीक्रेट चैम्बर में एक मीटिंग चल रहा था। इन लोगों को पता चल चुका था और ये बातें कर रहे थे कि उस मूचेन ने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मूचेन को हराना इतना आसान नहीं है, उसने फिनिक्स क्लैन के वांग जुआनजी को भी हरा दिया। क्या हमें सच में उसके खिलाफ फाइट करना चाहिए? ये बातें एंसेस्टर डान यांग बोल रहे थे। अब इन लोगों की एक दूसरे में बहस भी होने लगती है, क्योंकि कोई इनमें से एक कहता है यार वो मूचेन उसको 1-on-1 फाइट में हराना काफी मुश्किल है। पर तभी पीछे से एक कोल्ड वॉइस आती है। ये थे घोस्ट एम्परर, जिनका कि पावर लेवल मिड लेवल के गॉड ग्रेड में था। और ये इन चारों को समझाते हैं कि देखो, मूचेन को पूरे टियानलुओ कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बनना है, हमें कैसे भी उसे इस बार सप्रेस करना ही पड़ेगा। और कौन कह रहा है कि हमें 1-on-1 फाइट करना है? हम पांचों मिल करके उससे डील करेंगे। लेकिन इस दौरान एंसेस्टर डान यांग कहते हैं यार मूचेन की मॉम वो तो फर्स्ट एल्डर है बुदुर क्लैन की। पर घोस्ट एम्परर कहते हैं उसका तुम टेंशन मत लो, महा एंसेंट क्लैन हमारे सपोर्ट में है और हम उसे मारेंगे नहीं, हम बस उसे इंजर्ड करेंगे अगर वो आ गया तो। और हमारा काम भी यही है, हमें बस उसे इंजर्ड करना है, जैसा कि हमें महा एंसेंट क्लैन ने कहा है। इसके बाद घोस्ट एम्परर हंसते हैं, ये मूचेन अब तुम खुद को ही ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम सच में काफी महत्वाकांक्षी हो। अगले दिन की सुबह होती है और आज ही के दिन में वो मीटिंग था। तो बहुत सारे टॉप पावर्स जो कि इन 5 क्लैन से अलग भी थे, हालांकि वो थे टियानलुओ कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे जुटना शुरू हो जाते हैं। और चर्चे इनके भी चल रहे थे कि क्या होने वाला है इस बैटल में। सबको मालूम था कि बैटल तो होगा। जैसे कि कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि मू स्टेट के मास्टर काफी पावरफुल हैं, उन्होंने फिनिक्स क्लैन के जीनियस को भी हराया है। पर कुछ लोग कहते हैं यार मूचेन कितने भी पावरफुल हो, अलायंस को हराना, और वो भी 5 लोग जो कि गॉड ग्रेड पर हैं, मूचेन के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अब इनमें से कुछ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बैटल देखने में मजा तो आएगा। इधर थोड़ा समय बीतता है और सूर्यदेव आसमान के एकदम ऊपर आ चुके थे और काफी तेजी से यहाँ पर एक ब्लैक फिनिक्स आते हुए दिखता है। इसके ऊपर में मूचेन बैठा हुआ था। लोग इस बीस्ट को देखकर हैरान थे कि ये बीस्ट कौन से क्लैन का है, फिनिक्स क्लैन या ड्रैगन क्लैन। पर डान यांग, एंसेस्टर डान यांग, घोस्ट एम्परर इसे पहचान जाते हैं कि ये तो प्रीमोर्डियल अनडाइंग बर्ड है। और ये तुरंत ही कहते हैं क्योंकि मू स्टेट के मास्टर आ चुके हैं तो क्यों आप सामने आ जाएं। मूचेन उस बर्ड से उतरता है, बर्ड भी अपने पुराने फॉर्म यानी कि 9 ईथर में बदल जाती है और ये दोनों फिलहाल इन 5 के सामने आके खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके पीछे में कई सारे लोग आ चुके थे। घोस्ट एम्परर मूचेन की तारीफ करते हैं कि सच में आपका टैलेंट अनपैरेलल्ड है। मूचेन भी कहता है आपको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये व्यवस्था मेरे लिए ही किया गया है। एंसेस्टर डान यांग भी कहते हैं हाँ सच में हमें तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। अब ये जो पूरा माजरा था ये मूचेन को समझाने लगते हैं कि हमने अलायंस क्यों बनाया और हम में से अब कोई ओवरलॉर्ड नहीं बनना चाहता, ताकि टियानलुओ कॉन्टिनेंट में शांति व्यवस्था रह सके। और हम इसके लिए तुम्हें भी थोड़ा कॉम्पनसेट करेंगे, अगर तुम मान जाओ तो हम तुम्हें हेवनली पाइथन कॉन्टिनेंट ये पूरा दे देंगे। हालांकि ये पाइथन कॉन्टिनेंट था तो खुद में एक कॉन्टिनेंट और टियानलुओ कॉन्टिनेंट के काफी करीब था, लेकिन रिसोर्सेज वहां पे काफी कम थे और जगह भी काफी छोटा है। मूचेन इनकी बात सुन रहा था और इन 5 को देखता है और यह स्माइल करके कहता है कि मैं आप सभी को टियानलुओ कॉन्टिनेंट में रहने के लिए 1 दिन देता हूँ, और अगर 1 दिन बाद आप सभी यहाँ से निकल गए तो मैं फिर कुछ नहीं करूंगा। और मूचेन जैसे ये बोलता है माहौल यहाँ पर गर्म होने लगा था, क्योंकि सीधा सीधा इसने ऑफर को ठुकरा दिया था। फिलहाल ये 5 जो गॉड ग्रेड के सॉवरिन थे अभी कुछ बोलते नहीं है। तभी पीछे से 3 सॉवरिन से जो कि हेवनली सॉवरिन के स्पिरिचुअल ग्रेड में थे, ये मूचेन पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारा एक छोटा सा मू स्टेट और तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट के ओवरलॉर्ड बनना चाहते हो। मूचेन की तरफ देखता भी नहीं है, पर उधर पीछे जो खड़ी थी 9 ईथर उसे काफी गुस्सा आता है और एक ब्लैक फ्लेम अटैक इन तीनों की तरफ ये बढ़ा देती है। ये तीनों पीछे भागने को देखते हैं, पर 9 ईथर फिलहाल ऐसे मूड में थी नहीं। ये अचानक से यहाँ से गायब होती है और इन तीनों के सामने प्रकट होती है। नीदरबर्ड के हाथ में इसका एक फिनिक्स विंग था, ये इससे एक अटैक करती है, स्पेस को चीरते हुए इनकी तरफ जो बढ़ता है। हालांकि अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, पर वो जो ब्लैक फ्लेम था इस फेदर में इनके डिफेंस को भी जला देता है
और एक ही अटैक में ये इन तीनों को काफी पीछे फेंक देती है। तीनों फिलहाल खून की उल्टी कर रहे थे। बाकी लोगों को अब समझ में आ जाता है कि मू चैन इसके साथी लोग भी काफी स्ट्रांग हैं। नैन इधर फिलहाल काफी गुस्से में थी, वो उन तीनों को जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब इस चीज को देखकर जो रेवरेंड पर्पल सॉवरिन थे वो अचानक से गायब होते हैं और नाइन इधर की तरफ एक पंच बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि इनका पावर गॉड ग्रेड में था तो प्रेशर सच में काफी ज्यादा था। नाइन इधर यहाँ पे अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट करने ही वाली थी, तभी मू चैन अपने बूदूर पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और इसके पावर को अपने फिस्ट में भरकर सामने वाले अटैक की तरफ दे मारता है। मू चैन का अटैक इतना खतरनाक था कि जो पर्पल सॉवरिन थे इनका अटैक भी डिसॉल्व हो जाता है और ये काफी पीछे जाके गिरते हैं। पर्पल सॉवरिन को तो समझ में आ चुका था कि मू चैन से 1-on-1 फाइट, हालांकि गॉड ग्रेड में है, फिर भी नहीं कर सकते। और मू चैन के चेहरे पर एक स्माइल था कि रेवरेंड पर्पल, क्या आपको फाइट चाहिए? अब बाकी भी जो 4 गॉड ग्रेड के सॉवरिन्स थे वो उठ खड़े होते हैं और घोस्ट एम्परर कहते हैं कि मू स्टेट के मास्टर, हम जानते हैं कि आप काफी पावरफुल हैं, पर हम 5 के सामने आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। खास करके घोस्ट एम्परर, इनका पावर लेवल गॉड ग्रेड के मिड लेवल में था, फिर भी ये जब बात कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले फाइट में नहीं जीत पाऊंगा, तो लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यार ये मू चैन ये कितना फियर्स है। देखो गाइस, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मू चैन को इन्होंने कुछ ज्यादा ही ओपी दिखा दिया है। इतना तो ज़ाओ यान और लिंगडोंग को भी नहीं दिखाया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और घोस्ट एम्परर इस दौरान कहते हैं अगर तुम टियानलू कॉन्टिनेंट छोड़ दो तो बदले में हम तुम्हें काफी चीजें गिफ्ट करेंगे। नैनी तरह इनको गाली देने लगती है कि हमें मालूम था कि तुम लोग काफी सेमलेस हो। पर मू चैन यहाँ पर काफी खुश था कि अगर मैं इन 5 को हरा दूंगा तो मेरा जो नाम है वो पहले से भी काफी ज्यादा फैल जाएगा। और मू चैन के चेहरे पर एक स्माइल था। ये घोस्ट एम्परर से कहता है क्या आपको लगता है कि आप 5 मिलकर हमें हरा पाओगे? घोस्ट एम्परर कहते हैं क्यों नहीं, और ये तुरंत ही अपनी ग्रेइश ऑरा को रिलीज करते हैं। इस दौरान बाकी 4 भी अपनी ऑरा रिलीज कर चुके थे। मू चैन भी यहाँ पर अब एक कोल्ड एक्सप्रेशन देता है कि ठीक है, अगर आप लोग खेलना ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। मू चैन यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाता है और इसके फिंगर के रिंग में से एक ऑरा निकलती है जो कि काफी बड़ी आर्मी थी, और तुरंत ही उनके फाइटिंग स्पिरिट को देखकर लोग हैरान थे। घोस्ट एम्परर भी चौंक जाते हैं, इतनी खतरनाक आर्मी। घोस्ट एम्परर फिर भी मू चैन से कहते हैं आपको एक बार सोचना चाहिए। इधर इस आर्मी के जो कमांडर थे जियान लोंग, ये भी प्रकट हो जाते हैं। इस आर्मी को हम मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी कहते हैं। जियान लोंग खुद हैरान थे कि लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो आप कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन के आसपास थे और इतने कम समय में आप हेवनली सॉवरिन लेवल पर पहुंच चुके हैं। मू चैन भी इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कमांडर, बैटल के लिए तैयार हो जाइए। पहले मू चैन मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी का जो फुल पोटेंशियल था उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाता था, पर यह पास्ट की बात है। अब इसका पावर लेवल हेवनली सॉवरिन लेवल पे जा चुका था, तो जियान लोंग भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जियान लोंग आदेश देते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ाओ। अब इनके पीछे जो खड़ी 10,000 की आर्मी थी ये तुरंत ही अपनी फाइटिंग ऑरा को कंडेंस करने लगते हैं। मू चैन भी यहाँ पर अपने माइंड को इनके ऑरा के साथ मर्ज करता है और एक खतरनाक लेवल का मानो समुद्र के समान फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे कंडेंस होने लगती है। इधर वो 5 सॉवरिन मू चैन पर अटैक कर चुके थे। 5 पिलर्स मू चैन की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। ये भी अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है और जो फाइटिंग स्पिरिट इसने कंडेंस किया था उसके ऑरा को अपने पाम पे एक्सट्रैक्ट करके एक फाइटिंग स्पिरिट ये आगे बढ़ा देता है। पहले अटैक में मू चैन ने बस अपने पावर को टेस्ट किया था, पर 5 जो गॉडली सॉवरिन्स थे ये इन्हें पीछे खदेड़ देता है। चारों तरफ चर्चे चलने लगते हैं कि मास्टर ऑफ मू चैन, इनको हराना इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से डिवाइन ग्रेड के नीचे का बंदा शायद इन्हें हरा भी ना पाए। अब 5 सॉवरिन ये काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इन्हें मालूम था कि मू चैन को आसान सस्ते तरीकों से हराया नहीं जा सकता। मू चैन इधर वो जो फाइटिंग स्पिरिट था उसने इसे एक बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट कर लिया था। ये था स्पिरिट का फाइटिंग इंटेंट। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी में 15,000 लोग थे, पर मू चैन फिलहाल 10,000 लोग के पावर को यूज कर रहा था और एक गॉड ग्रेड के सॉवरिन से ये आराम से फाइट कर सकता था क्योंकि इनका पावर गॉड ग्रेड के पीक पर पहुंच चुका था। अब ये 5 सॉवरिन्स अपने अपने फिस्ट अटैक देखने में काफी सस्ते दिख रहे थे, पर थे काफी पावरफुल। मू चैन की तरफ बढ़ा देते हैं और ये जो फाइटिंग ड्रैगन था ये अपनी पूंछ को हिलाता है और काफी तेजी से इनके अटैक्स की तरफ बढ़ता है। और ड्रैगन भी कई सारे अपने क्लॉज अटैक इनके आते हुए अटैक पर दे मारता है। एक जो इसका क्लॉ अटैक था एंसेस्टर डान यांग की बॉडी से टकराता है, ये पीछे थोड़े चले जाते हैं। ड्रैगन का जो टेल अटैक था उससे बाकी लोगों को तो ये पीछे खदेड़ देता है, बस घोस्ट एम्परर ये थोड़े आगे थे। बैटल धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की तरफ अब बढ़ने लगा था। लोग इस बात पे हैरान थे कि जो ये स्पिरिट ड्रैगन है ये अभी भी पहले के जैसा ही फियर्स दिख रहा है। बैटल लंबा हो चुका है पर इसकी ऑरा अभी भी एकदम स्टेबल है। घोस्ट एम्परर को मालूम था, ये सभी से कहते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये तुरंत ही एक ग्रेइश व्हाइट प्लेट को बाहर निकालते हैं
जो कि मानो हड्डियों से बना हो, और इनका कहना था कि शायद अब मुझे इसे ट्राई करना ही पड़ेगा। मूचेन भी जब इस आर्टिफैक्ट को सेंस करता है, इतना तो समझ जाता है कि ये गॉड ग्रेड में रेयर डिवाइन आर्टिफैक्ट में आता होगा। घोस्ट एम्परर हंसता है और कहता है कि मास्टर ऑफ मूव स्टेट, मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया। इसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल था और ये कहता है कि शायद इस बार आपको मैं मार तो ना पाऊं, पर अच्छे खासे इंजर्ड करूंगा। मूचेन देखता है और कहता है ट्राई करके देख लो। घोस्ट एम्परर यहाँ पे हैंड सील्स बनाना शुरू कर देते हैं और ये जो बोन मिरर था या बोन प्लेट था, इसमें से लाइट चमकना शुरू हो जाती है। घोस्ट एम्परर के इशारे पे बाकी सभी भी अपने हैंड सील्स बनाने लगते हैं और यहाँ पर ये जो बोन मिरर था ये काफी एक्सपैंड हो चुका था और ये पांचों अपनी ऑरा इसमें भेज देते हैं। दूर खड़े एंसेस्टर जुआनटियान और नाइन निदर जब इस ऑरा को सेंस करते हैं तो ये भी हैरान थे। बेसिकली जो बोन मिरर था इन पांचों के ऑरा को कंबाइंड कर रहा था और क्योंकि मर्जिंग ऑफ एनर्जी है तो ये जो अटैक होगा ये किलिंग अटैक माना जा सकता है। लोगों को यही लगता है कि मास्टर ऑफ मूव स्टेट अब ये डेंजर में है और अगर वो हार गए तो टियानलुओ कॉन्टिनेंट से मूव स्टेट का नाम समाप्त है। अटैक तैयार हो चुका था और घोस्ट एम्परर हंसता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एंशिएंट डिवाइन मर्जिंग मिरर का पावर। पांचों लाइट कंबाइन हो चुकी थी और एक 1000 फुट का लाइट पिलर मूचेन की तरफ बढ़ता है। मूचेन भी इस अटैक को देखकर अब सीरियस हो चुका था। ये तुरंत ही बैटल रून्स को कंडेंस करना शुरू करता है। बैटल रून्स बढ़ने शुरू होते हैं, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। फाइटिंग स्पिरिट जो ड्रैगन था, अभी जो ड्रैगन रून्स बनते हैं इन्हें ये निकल जाता है और जो सामने से वो सिल्वरी लाइट आ रही थी उसकी तरफ ये ड्रैगन बढ़ता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और मूचेन का ये जो अटैक था यानी ड्रैगन ब्रेथ अटैक, वो सिल्वर लाइट इसे आराम से डिसॉल्व कर देती है। मूचेन को मालूम था कि ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी बची जो इसकी 5000 की आर्मी थी ये उनकी तरफ देखता है, वो भी अब अपने फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करते हैं और जो ड्रैगन का पावर था वो बढ़ना भी शुरू होता है और साथ में बैटल रून्स भी। बैटल रून्स की संख्या बढ़ करके 4.5 करोड़ हो जाती है। घोस्ट एम्परर वगैरह भी इस सीन को देख रहे थे कि अब जो बैटल रून्स मूचेन ने कंडेंस किए हैं शायद ये इनके पावर को डिसॉल्व कर पाए। घोस्ट एम्परर भी इधर हैंड सेल्स चेंज करना शुरू कर देते हैं और इधर मूचेन ये अपने पावर को मैक्सिमम तक एकदम पुश कर चुका था। इसकी नसें वगैरह दिखने लगती हैं और बैटल रून्स अब कंडेंस होकर के फाइनली 5 करोड़ पे पहुंच चुके थे। मूचेन की आंखों में फिलहाल एक किलिंग इंटेंट था और ये ड्रैगन को आदेश देता है आगे बढ़ो। ड्रैगन की जो बॉडी थी फिलहाल एक ग्रे लाइट में मानो बदल जाती है और काफी तेजी से उस सिल्वर बीम से जाके टकराने लगती है। बाकी यहाँ पर जो भी लोग बैटल को देख रहे थे वो गाड़ी को खुजाने लगते हैं कि क्या होने वाला है इस बैटल का परिणाम। क्या वो मर्जिंग एबिलिटी जीतेगी या ये फाइटिंग स्पिरिट वाली? क्योंकि वर्ल्ड ट्रूप डिस्पैचर के हिसाब से 5 करोड़ बैटल रून्स इसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी बनाने वाले लोग शायद उंगली पे गिने जा सकते थे। 5 करोड़ बैटल रून्स मतलब गॉड ग्रेड के लेट फेज का बंदा। अब जब दोनों अटैक टकराते हैं तो एक खतरनाक लेवल का यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। सिल्वर जो लाइट थी वो यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाती है। एंसेस्टर डान यांग ये लोगों पीछे हटने को देखते हैं कि यार ये बंदा कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है। अब जब एंसेस्टर डान यांग कहते हैं तो बाकी लोग भी विचार करने लगते हैं कि हाँ अब हमें पीछे शायद हट जाना चाहिए। इनका इरादा बन चुका था भागने का, पर जैसे ये पीछे हटते हैं मूचेन यहाँ पर डिसाइड कर चुका था क्योंकि इस बैटल के दौरान इसके जो 2000 सोल्जर्स थे वो घायल थे और इन्हें ये ऐसे सस्ते में जाने नहीं दे सकता था। मूचेन यहाँ पर अपने फेनिक्स विंग को एक्टिवेट करता है और अचानक से गायब हो जाता है। घोस्ट एम्परर चिल्लाते हैं कि सावधान हो जाओ। बाकी लोग तो इवन मूचेन के प्रेजेंस को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले मूचेन एंसेस्टर डान यांग के करीब प्रकट होता है और एक पाम इनकी तरफ बढ़ा देता है। मूचेन का अटैक जैसे एंसेस्टर डान यांग की चेस्ट से टकराता है ये काफी पीछे जाके गिरते हैं और खून की उल्टी इनकी शुरू हो चुकी थी। इवन इनका जो सेलेस्टियल बॉडी था उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। एक बार फिर से मूचेन अपने फेनिक्स विंग को फड़फड़ाता है और ये गायब हो जाता है। बाकी चारों एक दूसरे को इशारा करते हैं कि अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिलहाल मूचेन की स्पीड इतनी तेज थी कि घोस्ट एम्परर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मूचेन है कहाँ पर जब तक ये चारों अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते मूचेन फिर से प्रकट होता है। वही मूचेन ने दूसरी तरफ अपने जो ब्लैक रोब्ड मूचेन था उसे भी प्रकट कर दिया था और जो फाइटिंग स्पिरिट थी फिलहाल उसे ये ब्लैक मूचेन कंट्रोल कर रहा था और इन चारों पर इस मौके का फायदा उठाकर ये इधर से अटैक कर देता है। पहले इन चारों को ये लग रहा था कि मूचेन इन्हें 1-on-1 यानी अलग अलग आकर के 4 बार में हैंडल करेगा, पर इन्हें ऐसा नहीं लगा था कि वो ब्लैक मूचेन भी एक होगा। मूचेन यहाँ पर अब क्योंकि ये लोग थोड़े इंजर्ड हो जाते हैं तो पर्पल सॉवरिन के सामने प्रकट होता है और इन्हें भी एक फिश अटैक दे मारता है। पर्पल सॉवरिन भी एक अटैक तो मारते हैं पर मूचेन का पावर जैसे इनसे टच होता है इनका ऑरा मानो सील हो चुका था और इन्हें भी मूचेन एकदम एक कैनन बॉल की तरह काफी दूर फेंक देता है। बाकी भी जो 2 बचे थे गॉड ग्रेड के इनिशियल लेवल में
युगजुआन और व्हाइट टाइगर, इनका भी सेम हाल मू चैन कर देता है। लास्ट बचते हैं अब घोस्ट एम्परर। घोस्ट एम्परर इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं। मू चैन हंस के कहता है, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से भाग सकते हो? मू चैन अपने फेलिक्स विंग को यूज करता है और इसका स्पीड इतना तेज था कि घोस्ट एम्परर भी, जो कि पहले से इससे आगे थे, अब ये इससे बच के भाग नहीं सकते थे। और ये मू चैन पर चिल्लाते हैं कि तुम बाकियों को तो हरा लिए, पर मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। ये तुरंत ही एक मिस्टीरियस घोस्ट सील बनाते हैं और मू चैन की तरफ इसे बढ़ा देते हैं। मू चैन के चेहरे पर अभी भी एक कोल्ड स्माइल था। ये कुछ हैंड सील्स बनाता है और इसके बॉडी से एक रियल ड्रैगन बाहर निकलता है। रियल ड्रैगन तुरंत ही एक गोल्डन लाइट में बदलता है और मू चैन के हाथ में जाके मर्ज हो जाता है। मू चैन का जो हाथ था फिलहाल अचानक से एक ड्रैगन क्लॉ में, मानो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, और क्लॉ में बदल चुका था और सीधा मू चैन वो जो घोस्ट सील था उस पर अटैक कर देता है। घोस्ट सील तुरंत यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाता है। घोस्ट एम्परर को समझ में नहीं आता यार ये बंदा क्या ये गॉड ग्रेड पे है, क्योंकि मू चैन के पास ड्रैगन का ऑरा है, तो इसे जब ये इस्तेमाल करता है और वो ड्रैगन गॉड ग्रेड का सॉवरिन है, तो उसके फुल पावर को ये यूटिलाइज कर पा रहा था। घोस्ट एम्परर फिलहाल यहाँ पे कई सारे यहाँ पे घोस्ट जैसे कि 10,000 के आसपास मू चैन की तरफ बढ़ा देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर ये यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये जो ड्रैगन का पावर था बस ये एक दहाड़ मारता है और ये 10,000 घोस्ट अचानक से एकदम डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में और एक ड्रैगन फिस्ट अटैक बना के ये घोस्ट एम्परर के चेस्ट पर दे मारता है। फाइनली घोस्ट एम्परर भी हार चुके थे, इनकी बॉडी से ब्लड आ रहा था और ये लोग बस यही सोच रहे थे कि यार इस मू चैन से हमने पंगा ही क्यों लिया। मू चैन अपनी मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी को भी यहाँ पर डिसॉल्व कर देता है और कहता है क्या कोई और भी है? बाकी भी जो अलग अलग क्वालिफाइड फाइटर्स थे यानी छोटे मोटे क्लैन के, अब वो मू चैन के सामने एक तरह से सर झुका लेते हैं। पर्पल एंडर तो चिल्लाते हैं कि मू चैन तुम जीत चुके हो और टियानलुओ कॉन्टिनेंट को हम कभी नहीं छुएंगे। मू चैन भी हंस के कहता है एक बार छू के भी तुम देखना, तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। मू चैन फिलहाल इनसे कहता है तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे बदले में भी कुछ चाहिए, और ये मांग करता है 10 अरब सॉवरिन स्पिरिचुअल लिक्विड्स का। अब ये सुनते ही घोस्ट एम्परर वगैरह का चेहरा ही उतर जाता है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, और एक एक से इतना इसने मांगा था, यानी 5 लोग मतलब 50 अरब। मू चैन हंस के कहता है अगर नहीं देना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मू चैन एक चीज और बोलता है घोस्ट एम्परर से, वो जो आपका मिरर है ना वो मुझे दे दो। घोस्ट एम्परर यहाँ पर हिचकने लगते हैं और मू चैन कहता है अगर आप नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। बाकी जो 4 थे अपने अपने जो ब्रेसलेट थे वो मू चैन को दे देते हैं और घोस्ट एम्परर को भी वो जो एंशिएंट मिरर था मू चैन को देना पड़ता है। एंसेस्टर ड्रानियन इनके पास उतने ज्यादा सॉवरेन लिक्विड नहीं थे, तो ये मू चैन से कहते हैं मैं तुम्हें कुछ और इसके बदले में दे सकता हूँ। मू चैन पूछता है क्या, और ये बोलते हैं मंडाला फ्लावर्स का जो रिमेन्स होता है यानी बचा कुचा, जो कि पहले एक गॉड ग्रेड की हेवनली सॉवरिन थी और ये इस समय मंडाला की तरफ देख के बात कर रहे थे। इनको भी मंडेला के बारे में पता था। मंडाला जैसे ये सुनती है काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से ये कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पे थी, और अगर इसे किसी गॉड ग्रेड के हेवनली सॉवरिन जो कि खुद एक मंडेला फ्लावर थी उनका अवशेष मिल जाए तो ये आराम से इवॉल्व कर सकती है। मू चैन इनकी शर्त को मान जाता है। हालांकि वो जो मंडेला फ्लावर की बात कर रहे थे वो थोड़ा डैमेज था, फिर भी काफी था। 5 यहाँ से फाइनली बाहर निकल जाते हैं। इधर दूर से एक बंदा जो कि सफेद और काले कपड़ों में था, ये दूर से इस बैटल को देख रहा था। ये था महायु। 5 इसके करीब आते हैं और ये कहता है तुम सब एकदम यूजलेस हो। महायु का जो इमोशन था काफी फ्लक्चुएट कर रहा था। मू चैन इसे सेंस कर लेता है और ये भी उसी डायरेक्शन में देखता है और कहता है अच्छा तो तुम थे वो। महायु भी मू चैन की तरफ देखता है और इसके पीछे में 2 और लोग प्रकट होते हैं और ये महायु से कहते हैं कि मास्टर अगर आपका हो तो हम इससे डील कर लें। पर महायु जानता था कि यहाँ पर कुछ भी होगा तो किंग यानजिंग को पता चल जाएगा, फिर ये बुरी तरह से फंस सकते हैं। फिलहाल यहाँ से निकल जाता है और कहता है बस ठीक है, कंपटीशन में आना, वहां पे तुम्हें देख लूंगा। मू चैन भी इधर इशारा करता है मन ही मन कि कुछ भी हो जाए प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी उसे तो मैं लेके रहूंगा। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।